वेलकम एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे केवीएस मदन सर का यूजीसी नेट का जो बुक है उसका समरी कोर्स। तो यहाँ पर हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड कर रहे थे, उसका हम लोग देखेंगे पार्ट टू में देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ रिसर्च, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल, रेशियो, लाइकट, थर्स्टोन, रट्समन स्केल। इसको छोड़ के भी हम लोग देखेंगे नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बारे में। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो आज के चैप्टर में अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो रिसर्च को आसान तरीके से टाइप्स को याद रखने के लिए इसे कई क्राइटेरिया में डिवाइड किया गया। पहला जो क्राइटेरिया है वो है आपका आउटकम। तो आउटकम में देखा जाए तो दो हिस्से में डिवाइड किया गया। पहला है फंडामेंटल, दूसरा है आपका अप्लाइड। फंडामेंटल रिसर्च की अगर बात की जाए तो इसको आपका बेसिक रिसर्च भी कहा जाता है। फंडामेंटल रिसर्च में आपका जो थ्योरी होता है, कॉन्सेप्ट होता है, चाहे वो पुराना कॉन्सेप्ट हो या नया कॉन्सेप्ट हो, इन पे अगर कोई काम किया जाएगा तो इनको कहा जाता है आपका फंडामेंटल रिसर्च। पर यहाँ पर अगर एग्जाम्पल देखा जाए, बचपन में जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तब हम लोग को कहा गया था कि यूनिवर्स में आपका 9 प्लैनेट्स है। पर बाद में जैसा हम मिडिल स्कूल में पहुंचे तब तक जाके हम लोग को पढ़ना पड़ा कि नहीं, जो यूनिवर्स है वहां पर 8 प्लैनेट्स है और बाकी प्लूटो की अगर बात की जाए तो प्लूटो आपका प्लैनेट नहीं है। तो ये है आपका फंडामेंटल रिसर्च जो कि थ्योरी के बेसिस पे होता है। फिर आते हैं अप्लाइड रिसर्च पे। अप्लाइड रिसर्च क्या करता है, आपका जो फंडामेंटल रिसर्च में थ्योरी बनाया जाता है उसको रियल लाइफ में कैसे यूज करना है उसको देखता है। जैसे कि मान लीजिए फंडामेंटल रिसर्च, न्यूटन ने डिस्कवर किया था फ्रिक्शन के बारे में। तो ये हो गया हमारा फंडामेंटल रिसर्च या फिर थ्योरी। यहाँ से थ्योरी निकाल के हम लोग टायर्स बनाने, मतलब कंपनी जो है वो सब टायर्स बनाने लगे ताकि टायर्स में जितना ज्यादा फ्रिक्शन हो उतना ही अच्छा, और वो लोगों की सेफ्टी के लिए भी अच्छा होगा ताकि वो अच्छे टाइम पे और सही टाइम पे ब्रेक लगा पाए। तो ये हो गया आपका अप्लाइड रिसर्च। मतलब जो थ्योरी है, प्री एग्जिस्टिंग थ्योरी, उसको रियल लाइफ एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करना है, इसी को कहा जाता है आपका अप्लाइड रिसर्च। इसके बाद आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक। ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक अगर कहा जाए तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका डिडक्टिव और दूसरा होता है आपका इंडक्टिव रिसर्च। सबसे पहले बात करते हैं डिडक्टिव रिसर्च के बारे में। डिडक्टिव रिसर्च में क्या होता है, आपका कोई जनरल स्टेटमेंट से आपको पर्टिकुलर स्टेटमेंट में जाना पड़ता है। पर्टिकुलर, तो मान लीजिए आपका यहाँ पर जनरल स्टेटमेंट है कि जो बिल्लियां है, कैट्स लाइक फिश। तो क्योंकि सभी बिल्लों को ये मछली पसंद होता है, इसलिए आपने एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट बना लिया है कि जो आपके पास बिल्ला है टॉम, उसको भी मछली पसंद होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो जनरल स्टेटमेंट है कि सभी बिल्लियों को जो है मछली पसंद है, वहां से आप पर्टिकुलर में जाते हैं कि एक ही बिल्ली के बारे में आप बात कर रहे हैं, टॉम, उसको भी मछली पसंद है। तो इसे कहा जाता है आपका डिडक्टिव। और दूसरा अगर बात करें तो वो है आपका इंडक्टिव। और इंडक्टिव ठीक इसका उल्टा है, जहां पर आपका पर्टिकुलर स्टेटमेंट से एक स्टेटमेंट से जनरल स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। मान लीजिए आपके पास बिल्ला है, वो है टॉम, और जो बिल्ला है आपके पास उसे मछली पसंद है। तो वहां से आपने थ्योरी निकाल लिया कि दुनिया में जितने भी बिल्ले हैं उनको मछली पसंद है। तो ये हो गया पर्टिकुलर टू जनरल, जिसे कहा जाता है आपका इंडक्टिव रीजनिंग। इसके बाद देखेंगे आपके इंक्वायरी मोड। तो इंक्वायरी मोड अगर कहा जाए तो इसमें भी दो टाइप्स के होते हैं, एक है आपका स्ट्रक्चर्ड, दूसरा है आपका अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड रिसर्च में क्या होता है, आपका सेम क्वेश्चंस
अरेंज किया जाता है, चाहे आपका रिप्लाई कुछ भी हो, वही सेम क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल अगर हो गया तो फिर हम लोग इसका एग्जाम्पल मान सकते हैं कि सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर जो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है उसमें आपको सेम क्वेश्चन पूछता है रिगार्डलेस ऑफ योर रिव्यू। मान लीजिए आपको पहला क्वेश्चन पूछेगा कि हाउ वाज योर डिलीवरी एक्सपीरियंस, तो आप मान लीजिए वहां पर 5 स्टार देते हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछता है कि प्रोडक्ट आपको कैसा लगा, तो वहां पर आप 3 स्टार देते हैं। और जब पूरा रिव्यू दे देते हैं लास्ट में आपको लिखता है थैंक यू, आपने ये रिसर्च में पार्टिसिपेट किया उसके लिए थैंक यू। अब मान लीजिए दूसरा कोई आदमी है, वो भी अगर डिलीवरी, मान लीजिए कि डिलीवरी कैसा है, वो देता है 3 स्टार। प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट में देता है वो 5 स्टार। तो उसे भी लास्ट में आपका थैंक यू मैसेज ही आएगा। तो ये होता है आपका स्ट्रक्चर, जिसमें एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पहले से बनाया गया है। पहले डिलीवरी के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, फिर प्रोडक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछेगा और लास्ट में आपको थैंक यू बोल देगा। तो ये होता है, मतलब चाहे आपका रिव्यू या फिर आंसर रिप्लाई कैसा भी हो, एक सेट नंबर ऑफ क्वेश्चन रहता है और उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछा ही जाता है। फिर आते हैं अनस्ट्रक्चर्ड पे। अनस्ट्रक्चर्ड अगर बात किया जाए तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा केबीसी। केबीसी कौन बनेगा करोड़पति में आप देखते होंगे कि कोई कोई जो कॉन्टेस्टेंट होते हैं उनको बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जाता है और किसी किसी कॉन्टेस्टेंट को बहुत कठिन सवाल पूछा जाता है। मान लीजिए पहला जो क्वेश्चन है वो इजी दिया गया, पहला क्वेश्चन जो है वो इजी दिया गया, पर जो कॉन्टेस्टेंट है उसने पहले क्वेश्चन में गलत कर दिया, तो दूसरा क्वेश्चन उसको कैसा मिलेगा, दूसरा क्वेश्चन भी उसको इजी मिलेगा। और मान लीजिए केबीसी में दूसरा कोई कंटेस्टेंट है, उससे पहला जो क्वेश्चन है, उस कंटेस्टेंट को पहला जो क्वेश्चन है वो इजी मिला और उसने उसको सही आंसर दे दिया, तो उसको दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपका थोड़ा डिफिकल्ट मिलता है, तो यही हो गया डिफरेंशिएशन। अनस्ट्रक्चर्ड होता है मतलब कंटेस्टेंट या फिर सामने वाला कैसा आंसर देता है उसके हिसाब से आपका क्वेश्चन अरेंज किया जाता है। तो यही है स्ट्रक्चर्ड जो पहले से अरेंज होता है, अनस्ट्रक्चर्ड मतलब पहले से जो अरेंज नहीं होता है। अब देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ आइडिया और कॉन्सेप्ट। ऑन द बेसिस ऑफ आइडिया और कॉन्सेप्ट, इसमें दो तरीके के होते हैं, एक है आपका कॉन्सेप्चुअल और दूसरा है आपका एम्पिरिकल। कॉन्सेप्चुअल क्या हो गया, जो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी है, वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे नहीं है। जैसे कि मान लीजिए एक आपका फॉर्मूला है E = mc²। इसका मतलब यही है कि अगर कोई चीज को आप स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से फेंकोगे, स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर के हिसाब से अगर कोई चीज को फेंकोगे तो वो चीज आपका टाइम ट्रेवल कर पाएगी। तो ये सिर्फ एक थ्योरी दिया हुआ है, इसका रियल लाइफ से कोई मतलब नहीं है। आपका स्पीड ऑफ लाइट जितना है उससे भी आपको स्क्वायर में फेंकना है, तब आपका जो सामान है वो आपका टाइम ट्रेवल कर पाएगा। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, जो कि रियल लाइफ रिसर्च से कोई मतलब नहीं है, एक कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए है। दूसरा है आपका एम्पिरिकल रिसर्च। एम्पिरिकल रिसर्च का मतलब यही होता है जो आप रियल लाइफ में देखते हो, रियल लाइफ में कर सकते हो। जैसे कि आपके लैब में जितना एक्सपेरिमेंट्स होता है उन सबको कहा जाता है आपका एम्पिरिकल रिसर्च, जो कि आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से होता है। आपको ये डिफरेंस याद रखना होगा, एम्पिरिकल रिसर्च और हम लोग ने पहले क्या पढ़ा था, अप्लाइड रिसर्च।
इन दोनों में डिफरेंस यही है कि एम्पिरिकल रिसर्च जो है वो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च पे डिपेंड हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, और एम्पिरिकल और जो अप्लाइड रिसर्च है वो हमेशा आपके डिपेंड होगा ऑन द बेसिक रिसर्च। अब देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस अगर देखा जाए तो फिर दो हिस्से में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका क्वांटिटेटिव, दूसरा है आपका क्वालिटेटिव। तो यहाँ पर नाम से ही हम लोग बहुत कुछ समझ सकते हैं। पहला है आपका क्वांटिटेटिव, ये क्वांटिटी देखता है। मान लीजिए आपने कोई रिव्यू दिया प्ले स्टोर पे या कहीं पे, वहां पर आपको बताया गया कि आपको रिव्यू देना है, अगर 5 स्टार हुआ तो फिर आपका रिव्यू जो है आप वेरी गुड है, मतलब आप बहुत खुश है सामान से, प्रोडक्ट से। और 1 स्टार जो है, 1 स्टार वो आपका वेरी बैड है। तो ये हो गया आपका क्वांटिटेटिव रिव्यू, एक क्वांटिटी दे रहे हैं, मतलब यहाँ 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार कुछ भी हो सकता है, पर एक क्वांटिटी है। या फिर यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो मूवीज होते हैं, मूवीज को भी रेट किया जाता है कि कितना अच्छा मूवी है, तो 8.3 स्टार मूवी है या फिर 9 स्टार मूवी है। तो ये जो होता है इसी को बोला जाता है क्वांटिटेटिव मूवी। फिर देखेंगे क्वालिटेटिव मूवी। क्वालिटेटिव मूवी में हम लोग उसका क्वालिटी देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था मैंने कि मूवी कैसा है, तो 8.3 स्टार या फिर 9 स्टार ऐसे करके बहुत जन देते हैं। IMDb पे रेटिंग भी ऐसा ही आता है। क्वालिटेटिव में क्या होगा, क्वालिटेटिव में आप बताएंगे कि कॉमेडी मूवी है, थ्रिलर मूवी है, बोरिंग मूवी है, मतलब आप जब थ्योरी में आंसर देते हो उसे कहा जाता है आपका क्वालिटेटिव। रेटिंग में भी आप देख सकोगे कि रेटिंग जब रहता है 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, उसके नीचे आपका रहता है कि अ रिव्यू, या फिर रहता है कि इफ यू वांट टू से समथिंग। तो यहाँ पर जो है आप अपना जो ओपिनियन है उसे टाइप कर सकते हो। तो इसे कहा जाता है आपका क्वालिटेटिव रिसर्च, जहाँ पर आपका एक्सटेंसिव थ्योरी रहता है और उसी से हम लोग अपना जो ओपिनियन होता है उसे जाहिर करते हैं। और क्वांटिटी में अपना जो ओपिनियन होता है उसे न्यूमेरिकल के थ्रू, एक नंबर के थ्रू या फिर किसी भी मेजरेबल क्वांटिटी के थ्रू डिफाइन करते हैं। अब क्वालिटेटिव रिसर्च जो है उसके टाइप्स देखेंगे। अगर क्वालिटेटिव रिसर्च बताया जाए तो इसमें जो पहला है वो है इन डेप्थ इंटरव्यू। इन डेप्थ इंटरव्यू आप देखेंगे पॉडकास्ट या फिर दूसरा जो इंटरव्यू होता है, जो 1-on-1 इंटरव्यू लिया जाता है, वो सबको बताया जाता है आपका इन डेप्थ इंटरव्यू। जैसे कि कोई एक्टर आए तो एक्टर से पूछा जाता है आपका इनिशियल डेज का स्ट्रगल कैसा था, आपने कैसे इतना सक्सेसफुल हुए, आप इतना पेशेंस कैसे रखते थे, आपको कितने बार जाना पड़ा था ऑडिशन के लिए। तो ये सब होता है आपका इन डेप्थ इंटरव्यू, जहाँ पर एक ही इंसान से डिटेल्स में पूछा जाता है, उनके बारे में नॉलेज लिया जाता है। फिर आते हैं आपके फोकस ग्रुप पे। फोकस ग्रुप का अगर एग्जाम्पल दिया जाए तो फिर आप नेट पे सर्च करेंगे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल एक्टर्स का राउंड टेबल होता है, या फिर फोकस ग्रुप में राउंड टेबल किया जाता है। जैसे आप UN सिक्योरिटी काउंसिल में भी देखेंगे, वहां पर जो सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स के हेड होते हैं उन्हें एक साथ बैठाया जाता है और उनसे बातचीत किया जाता है कि वो किस चीज को सिक्योरिटी में इंपॉर्टेंट मानते हैं, किस चीज को अवॉइड किया जा सकता है, कौन एक ग्रेव थ्रेट है फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड। इसे कहा जाता है आपका फोकस ग्रुप, जहां पर बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे मतलब 5-6 लोगों को ज्यादातर आपका एक राउंड टेबल में बैठाया जाता है और उनसे सवाल किया जाता है एक टॉपिक के बारे में। फिर है आपका नैरेटिव रिसर्च। नैरेटिव रिसर्च हम ज्यादातर देखेंगे, जो नैरेटिव रिसर्च आपके न्यूज चैनल्स पे होता है। जैसे कि आप बहुत सारे न्यूज चैनल्स में देखेंगे, तो एक न्यूज चैनल है, वहां पर एक
जो योगी है वहाँ आप लोग समझ ही गए होंगे, एक न्यूज चैनल है, उस न्यूज चैनल में जो एक बाबा जी है उनसे पूछा जाता है कि एक स्टेट में डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो बाबा जी कहते हैं कि कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, सिर्फ यहाँ पर धर्म के हिसाब से लड़ाइयाँ किया जा रहा है। तो न्यूज एंकर क्या करते हैं, उसी टाइम पे बाबा जी का जो बात कर रहे थे वो न्यूज काट देते हैं और वो डायरेक्टली चल जाते हैं एडवर्टाइजमेंट में। तो ये होता है आपका नैरेटिव रिसर्च। नैरेटिव रिसर्च में एक फिक्स्ड जो है टॉपिक डिसाइड कर दिया जाता है और टॉपिक का क्या रिजल्ट होगा वो भी डिसाइड कर दिया जाता है और उसी के ऊपर आपके एक नैरेटिव को फॉलो करके रिसर्च को किया जाता है ताकि डिसाइड रिजल्ट वहां पर मिल सके। फिर आएंगे हम लोग फेनोमोलॉजी पे। फेनोमोलॉजी में क्या होता है, जो बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी एक्सपीरियंस से गो थ्रू करते हैं उनका एक्सपीरियंस पूछा जाता है। जैसे कि आपके ज्यूस के ऊपर हॉलोकास्ट हुआ था, हॉलोकास्ट, उनसे इंटरव्यू किया जाता है, पूछा जाता है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था, आपके साथ ये क्यों हुआ था, आप कहाँ पर थे उस टाइम पे। तो ये होता है फेनोमोलॉजी, जो आप एक ही ग्रुप से, एक ही टाइप के ग्रुप से सवाल पूछते हो किसी चीज के बारे में। या फिर आप देखेंगे जो बहुत फेमस है यूट्यूब पे कि बहुत सारे बुजुर्ग आदमी को पूछा जाता है कि आप अगर जवान होते या 20 साल के होते तो आप सबसे पहले खुद को क्या एडवाइस देते। तो बहुत सारे जो बुजुर्ग आदमी होते हैं वो अपना जो शेयर करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। फिर आएंगे एथनोग्राफी पे। एथनोग्राफी की अगर बात की जाए तो आपने मूवी देखा होगा अवतार। तो अवतार में क्या होता है, जो एक इंसान होता है वो दूसरे प्लेनेट में जाता है, उन्हीं लोगों के बीच में रहता है और उन्हीं लोगों के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, उनका क्या कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो किस पे बिलीव करते हैं, इस इंफॉर्मेशन को आपका डिसिपिएट करता है, रिसर्च करता है इसके बारे में। इसे कहा जाता है एथनोग्राफी। जब आप जिनके बारे में रिसर्च कर रहे हो उनके बारे में रह के उनका जो कल्चर होता है, लाइकिंग्स होते हैं, इनके बारे में आप जब लिखते हो उसे कहा जाता है एथनोग्राफिक रिसर्च। फिर आते हैं आपकी केस स्टडी पे। केस स्टडी में क्या होता है, केस स्टडी में आपका कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है, वो क्यों हुआ है उसके ऊपर लॉजिकल डिस्कशन होता है। जैसे कि मान लीजिए कि केस स्टडी किया गया कि जो अभी न्यू प्रोग्राम आया था शार्क टैंक, ये इतना फेमस क्यों हुआ। तो इस पे बात किया जाएगा कि शार्क अभी जो है सभी आपके न्यू स्टार्टअप्स कर रहे हैं, इंडिया का सोच बदल गया है। तो किसी भी चीज के ऊपर जब हम लोग बात करते हैं किसी टॉपिक के ऊपर लॉजिकल तरीके से, तो उसे कहा जाता है आपका केस स्टडी। फिर आते हैं कंटेंट एनालिसिस पे। कंटेंट एनालिसिस मतलब यही होता है कि आप किसी के बारे में जो राइटिंग में देता है इंसान, वो राइटिंग को देख के आप उस आदमी के बारे में क्या समझ सकते हो। जैसे कि बहुत लोग के ट्विटर में जो जो चीज लिखा हुआ है वो अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि ये इंसान जो है वो किस चीज पे बिलीव करता है या फिर किस चीज को फॉलो करता है। तो ये हो गया आपके कंटेंट एनालिसिस। जो सब्जेक्ट है उसका रिटेन थ्योरी या फिर कंटेंट देके आप जब उसके बारे में रिसर्च करते हो तब वो हो जाता है आपका कंटेंट एनालिसिस। फिर आते हैं ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च का मतलब ये होता है कि सब्जेक्ट के जगह पे आप जब खुद को रखते हो और उस पर रिसर्च करते हो तो वो हो जाता है आपका ग्राउंडेड थ्योरी। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो गया आपका सिमुलेशन। तो जब पायलट्स को ट्रेनिंग दिया जाता है तब पायलट्स को एयरक्राफ्ट में बैठाया जाता है और उन्हें ऐसा एक्सपीरियंस दिया जाता है जैसे वो सच में एयरक्राफ्ट को चला रहे हो। या फिर एस्ट्रोनॉमर्स, पहले एस्ट्रोनॉमर्स मतलब प्लैनेट छोड़ के जाने से पहले, यूनिवर्स में जाने से पहले उनको पहले एक्सपीरियंस किया जाता है रॉकेट में कि एंटी ग्रेविटी में वो कैसा रहेंगे या फिर रॉकेट का अंदर का एनवायरनमेंट कैसा रहेगा। तो ये होता है आपका सिमुलेशन। इसे कहा जाता है आपका ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पे आएंगे जो है आपका एक्शन रिसर्च।
एक्शन रिसर्च क्या करता है पहले वो समझते हैं कि एक्शन रिसर्च जो है वो किसी प्रॉब्लम को देखता है और उसका इमीडिएट सॉल्यूशन खोजता है, तो उसे कहा जाता है आपका एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च में आपके 4 स्टेप्स होते हैं। पहला है आपका प्लानिंग, फिर है आपका एक्शन, तीसरा आपका ऑब्जर्वेशन, चौथा है आपका रिफ्लेक्शन। तो इसको एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्शन रिसर्च में मान लीजिए कि आप किसी क्लास में टीचर है, आप किसी क्लास में टीचर है और वहाँ के जो बच्चे हैं वो क्लास है वहाँ पर बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है। तो आपने ये देखा कि क्लास में जो बैक बेंचेस होते हैं वो काफ़ी हल्ला कर रहे हैं और उन्हीं के वजह से जो पूरा क्लास है वो पूरा क्लास फिश मार्केट बन चुका है। तो आप देखेंगे एक्शन रिसर्च के हिसाब से आपको क्या क्या करना चाहिए। पहला है आपका प्लानिंग। प्लानिंग में आपने प्रॉब्लम देख लिया कि जो बैक बेंचर बच्चे हैं उनके वजह से हल्ला हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि बैक बेंचर जो बच्चे हैं उनको पनिशमेंट दे सकते हैं, उन्हें क्लास से बाहर निकाल सकते हैं, टीचर मीटिंग कर सकते हैं या फिर उनको प्रिंसिपल के पास ले जा सकते हैं। तो ये हो गया आपका प्लानिंग। दूसरा है आपका एक्शन। आपको जितना भी आपको ये आइडियाज मिला कि आप टीचर के पास ले जा सकते हैं, प्रिंसिपल के पास ले जा सकते हैं या फिर आप क्लास से बाहर निकाल सकते हैं, इन सब में आप कौन सा काम करेंगे उसी को कहा जाता है एक्शन। मान लीजिए आपने सबसे अच्छा डिसाइड किया कि इनमें से सबसे अच्छा होगा अगर मैं बच्चों को प्रिंसिपल के पास ले जाऊं, कि जो बच्चे हैं वो प्रिंसिपल से सबसे ज्यादा डरते हैं। या फिर आप डिसाइड करते हैं कि उनका पेरेंट्स कॉल करूं, क्योंकि जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स से सबसे ज्यादा डरते हैं। तो ये हो गया आपका एक्शन कि आप क्या एक्शन लेते हो ताकि आपको रिजल्ट मिल पाए। फिर आता है आपका ऑब्जर्वेशन। मान लीजिए आपने प्रिंसिपल के पास बच्चों को ले गए हैं, पर प्रिंसिपल के पास बच्चों को ले जाने के बाद भी वो बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा क्लास में हल्ला कर रहे हैं। तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि प्रिंसिपल के पास ले जाना फायदा नहीं हुआ, दूसरा कुछ करना चाहिए था। तो ये हो गया आपका ऑब्जर्वेशन कि आप जब एक्शन को अप्लाई करते हो, एक्शन को अप्लाई करते हो तब आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिलता है कि नहीं, ये है आपका ऑब्जर्वेशन। और लास्ट में चौथा है आपका रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब यही होता है कि आपको अब क्या करना है, जो रिजल्ट आपको मिला है वो आपको क्या करना है। अब प्रिंसिपल के पास बच्चों को ले गए पर तब भी बच्चे जो है वो हल्ला कर रहे हैं, अब आप क्या करेंगे। अब ये हो सकता है कि बच्चों को अपने हिसाब से वो छोड़ देंगे आप, या फिर आप दूसरा कोई स्टेप लेंगे जैसे कि उनके पेरेंट्स कॉल या फिर उनको पनिशमेंट देना। तो ये होता है आपका रिफ्लेक्शन। तो पहले होता है प्लानिंग, एक्शन, ऑब्जर्वेशन, रिफ्लेक्शन। तो एक्शन रिसर्च बेसिकली क्या होता है, एक्शन रिसर्च होता है कोई प्रॉब्लम को देखना, किसी प्रॉब्लम को देखना और उस प्रॉब्लम का इंस्टेंट सॉल्व करना। अब उस प्रॉब्लम को देख के अगर उसी वक्त उसको सॉल्व करना चाहो तो उसे कहा जाता है एक्शन रिसर्च। फिर आएंगे स्केल्स पे। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल पढ़ने से पहले ये स्केल्स किस लिए होते हैं और क्या काम होता है उसको समझ लेते हैं। अब देखिए, आप कोई भी जब रिसर्च करेंगे तब आपको डाटा कलेक्ट करना होगा। अब ये डाटा को मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है आपका स्केल। तो रिसर्च करेंगे तो क्या होगा, आपको डाटा कलेक्ट करना होगा। डाटा जब कलेक्ट करेंगे तब क्या यूज करना पड़ेगा मेजर करने के लिए, आपको स्केल। तो स्केल जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका नॉमिनल स्केल, सेकंड में आता है ऑर्डिनल, इंटरवल स्केल और फिर आता है आपका रेशियो स्केल। अगर नॉमिनल स्केल के बारे में बात किया जाए तो नॉमिनल स्केल में आपके नेम के हिसाब से होता है, जैसे आपका एज कितना है, आर यू आर टीनेजर और नॉट, या फिर हम लोग बहुत सारे एग्जाम में जो होते हैं, एग्जाम में हम लोग देखते हैं कि हम लोग का सेक्स पूछा जाता है, जैसे आप मेल हो, फीमेल हो या फिर आप ट्रांसजेंडर हो। ट्रांसजेंडर, तो ये होता है आपका नॉमिनल स्केल और इनके हिसाब से सामने एक
बॉक्स रहता है और इनमें से आपको एक टिक करना पड़ता है। मान लीजिए आपने टिक किया मेल पे, तो इसका मतलब ये नहीं कि फीमेल अगर आप हो तो वो बुरा है या फिर आप ट्रांसजेंडर हो तो वो बुरा है। ये नॉमिनल स्केल है, ये किसी चीज को अच्छा या बुरा नहीं देखता है, ये सिर्फ किसी पर्टिकुलर डाटा को कलेक्ट करता है। तो ये हो गया आपका नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल आप नाम से याद रख सकते हो कि सिर्फ नेम को देखता है। इसके बाद आता है आपका ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल में आपका मेजरमेंट किया जाता है कि कौन कितना अच्छा है। मान लीजिए क्लास में तीन बच्चे हैं, एक है टॉम, दूसरा है ज्योति, तीसरा है मैक्स। तो टॉम को मार्क्स मिला है आपका 280, ज्योति को मार्क्स मिला है आपका 320 और मैक्स को मार्क्स मिला है आपका 300। तो ऑर्डिनल स्केल में क्या होता है, आपका मेजरमेंट किया जाता है और एक हिसाब से दिया जाता है। जैसा अगर यहाँ पर रैंकिंग देखा जाएगा तो रैंकिंग में फर्स्ट आएगी ज्योति, सेकंड आएगा मैक्स और थर्ड आएगा टॉम। तो इसमें आपका जो है स्केल तो यूज हो रहा है, पर स्केल में ये एक रैंकिंग के हिसाब से यूज किया जा रहा है। जैसे एक नंबर आपका 3 नंबर से अच्छा है और 2 नंबर जो है वो, एक नंबर जो है वो 3 नंबर से अच्छा है और 2 नंबर भी जो है वो 3 नंबर से अच्छा होता है। तो जब रैंकिंग किया जाता है, किसी चीज का रैंकिंग दिया जाता है, तब उसे कहा जाता है आपका ऑर्डिनल स्केल। फिर आएंगे हम लोग इंटरवल स्केल पे। इंटरवल स्केल में क्या होता है, आपका मेजरमेंट दिया जाता है और बीच में जो रेशियो होता है वो आपका फिक्स्ड होता है। यहाँ पर इंटरवल स्केल में मान लीजिए कहीं पे न्यूज पे आपने देखा जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर आपका 2 डिग्री सेल्सियस हर एक दिन कम हो रहा है, आपका 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है। तो मान लीजिए जम्मू कश्मीर में आज टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस, तो कल क्या टेम्परेचर होगा 2 डिग्री सेल्सियस। उसके अगले दिन क्या टेम्परेचर का 0 डिग्री सेल्सियस, उसके अगले दिन क्या टेम्परेचर का -2 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो एक डेफिनेट पर्टिकुलर एरिया होता है जिसमें एक पर्टिकुलर डिफरेंस देखा जाता है, यहाँ पर भी 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, तो जो पर्टिकुलर एक रेशियो रखता है एक डिफरेंस का, उसे कहा जाता है आपका इंटरवल स्केल। जैसे यहाँ पर अगर एग्जाम्पल देखा जाए, जो इससे पहले हम लोग ने देखा था ऑर्डिनल स्केल में, इसमें अगर देखा जाए तो फर्स्ट कौन हुआ था ज्योति, सेकेंड कौन हुआ था मैक्स और थर्ड कौन हुआ था आपका टॉम। तो इनमें आपका जो इंटरवल होता है वो हिसाब से नहीं रहता, मतलब फर्स्ट और सेकेंड में आपका मार्क्स का जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं होता है और सेकेंड और थर्ड में मार्क्स का जो डिफरेंस है वो इक्वल होगा, इसका भी कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर जो टॉम है उसको 250 मिला है, ज्योति को मिला है आपका 350 और यहाँ पर मैक्स को मिला है 310। तो यहाँ पर भी आपके फर्स्ट होगी ज्योति, सेकेंड होगा आपका मैक्स और थर्ड होगा आपका टॉम। तो इसमें आपका जो इंटरवल है वो आपका सेम नहीं है। यहाँ पर थोड़े साफ तरीके से बता देता हूँ, जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट और सेकेंड के बीच में कितना डिफरेंस है, फर्स्ट है आपकी ज्योति 350 और मैक्स है, तो फर्स्ट और सेकेंड के बीच में आपका डिफरेंस है 40 और सेकेंड और थर्ड जो कि मैक्स है 310 और 250, तो सेकेंड और थर्ड के बीच में डिफरेंस है 60। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं होता है, पर आपके इंटरवल स्केल जो होता है आपका डिफरेंस इक्वल होता है। जैसे 4 to 2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, 2 to 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, 0 to -2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर भी आपका 2 का डिफरेंस है। तो आपका जब डिफरेंस सेम होता है उसे कहा जाता है आपका इंटरवल स्केल। इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं और लास्ट में हम लोग देखेंगे अबाउट रेशियो स्केल। तो रेशियो स्केल और इंटरवल स्केल में एक ही डिफरेंस होता है, रेशियो स्केल में आपका एब्सोल्यूट जीरो होता है, एब्सोल्यूट
0, और इंटरवल स्केल में आपका एब्सोल्यूट 0 नहीं होता है। जैसे मैंने इंटरवल स्केल में बोला, मान लीजिए कहीं का टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद दिन 2 डिग्री सेल्सियस, फिर 0 डिग्री सेल्सियस, और फिर -2 डिग्री सेल्सियस। पर रेशियो स्केल में क्या होता है, आपका 0 जो होता है वो एब्सोल्यूट होता है। मान लीजिए केजी या फिर वेट, तो सामान जो है वो तो कभी भी आपका माइनस में नहीं जा सकता। वो जो ये नहीं बताता है कि -1 किलो सामान खरीदना है, या फिर वेट जो होता है कभी ऐसा नहीं होता है कि -30 किलो का आदमी है। तो ये होता है आपका रेशियो स्केल, इसमें आपका एब्सोल्यूट 0 होता है, और इंटरवल स्केल में आपका एब्सोल्यूट 0 नहीं होता है। फिर आएंगे हम लोग एटीट्यूडनल स्केल पे। एटीट्यूडनल स्केल, एटीट्यूडनल स्केल में पहले आता है आपका लाइकर्ट स्केल। लाइकर्ट स्केल क्या होता है, आप सबने ये देखा होगा, उसे क्या बताते हैं, जो बहुत फेमस हुआ था टीवीएफ पे, कोटा फैक्ट्री। हाँ, कोटा फैक्ट्री में आपने एक एपिसोड देखा होगा जहां पर टीचर्स को जो है, टीचर्स कैसे पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर उनको रैंकिंग देने के लिए बोला जाता है। उसमें क्या होता है, मान लीजिए लाइकर्ट स्केल में एक टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं उसके लिए स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मान लीजिए पहला क्राइटेरिया कि उनको कितना नॉलेज है सब्जेक्ट के बारे में, दूसरा है कि कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, तीसरा है कि टीचर के टाइमिंग कैसे है, मतलब क्लास पे टाइम पे आते हैं कि नहीं, तो चौथा है वो सब्जेक्ट को है जो है वो कंप्लीट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इसके हिसाब से आपके 5 स्टार है टोटल, इसके हिसाब से आपको रैंकिंग देना होगा, और सब रैंक मिला के एक फाइनल रैंकिंग दिया जाता है, जिससे पता किया जाता है कि टीचर्स को स्टूडेंट अच्छे लग रहे कि नहीं लग रहे। तो ये होता है आपका लाइकर्ट स्केल, जहाँ पर डिफरेंट क्राइटेरिया पे आपका मेजर किया जाता है और फिर एक फाइनल स्कोर दिया जाता है। फिर आता है आपका थंडरस्टोन स्केल, सॉरी थंडरस्टोन नहीं है, यह थर्स्टोन स्केल है। इसमें आपका थर्स्टोन स्केल में आपका डिफरेंट जो वेटेज है वो डिसाइड किया जाता है। डिफरेंट जो क्राइटेरिया है, डिफरेंट क्राइटेरिया पे वेटेज डिसाइड किया जाता है। मान लीजिए नॉलेज और कम्युनिकेशन जो है उसका वेटेज दिया गया 40%, और ये जो टाइमिंग और कंप्लीट कब करवाते हैं सिलेबस, इसका परसेंटेज दिया गया है 60%। तो टोटल में आ गया हमारा 100%। तो इसके ऊपर डिसाइड किया जाएगा कि टाइमिंग में जितना भी आप देंगे, जितना भी स्टार देंगे, टाइमिंग और कंप्लीट कब करवाते हैं उसका 60% वेटेज रहेगा, और उनका नॉलेज और कम्युनिकेशन के टीचर का 40% वेटेज रहेगा। तो जब क्राइटेरिया पे हम एक वेटेज ऐड कर देते हैं तो उसे कहा जाता है आपका थर्स्टोन स्केल। फिर आएंगे गटवन स्केल पे। गटवन स्केल पे सिर्फ आपका यस या फिर नो होता है। जैसे कि मान लीजिए आप पूछा गया कि टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका आंसर होगा यस या फिर नो। इसमें कोई 1 स्टार या फिर रिव्यू नहीं देखा जाता है, इसमें आपका एक्सट्रीम्स देखा जाता है, सिर्फ एक्सट्रीम, आपका यस या फिर नो। तो ये हो गया आपका गटवन स्केल। उसके बाद लास्ट में देखेंगे हम लोग हाइपोथेसिस के बारे में। तो हाइपोथेसिस पहले समझते हैं क्या होता है। जब आप कोई भी रिसर्च करते हो तब आपको एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है जो आपके हिसाब से शायद से सही हो, तो उसी को कहा जाता है आपका हाइपोथेसिस। जैसे कि यहाँ पर अगर एग्जाम्पल मान ले, तो मान लीजिए कि जंगल जो है, जंगल से एनिमल कम हो रहे हैं, तो आपने एक हाइपोथेसिस बना लिया कि क्योंकि जंगल जो है, जंगल को काट दिया जा रहा है, इसीलिए आपके जो एनिमल है, जो जंगली जानवर है, वो सब कम हो रहे हैं जंगल से।
या फिर जंगल से कहीं दूसरे जगह पे जा रहे हैं। तो ये हो गया आपका हाइपोथेसिस, जहां पर आपने एक स्टेटमेंट बना लिया जिसके ऊपर आप रिसर्च करने वाले हो। तब हाइपोथेसिस में दो तरीके के होते हैं हाइपोथेसिस। एक है आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और दूसरा होता है आपका नल हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो आपका रिसर्चर बनाता है। ये आपका जैसे जंगल काटने पे जो जानवर हो रहा है वो कम हो जा रहा है। तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या होता है, ये आपके जो रिसर्चर है वो बनाते हैं, रिसर्चर फॉर्म्स, और ये दो वेरिएबल के बीच में आपका रिलेशन दिखाता है, तो वेरिएबल रिलेशन। अब दो वेरिएबल कौन से, एक जंगल है और दूसरे है जानवर। तो ये दो वेरिएबल हो गए, तो इनमें रिलेशन दिखा रहा है कि जितना जंगल कम होगा उतना जानवर जो है वो भी कम होते जाएंगे। तो ये दो चीजों में जो रिलेशन दिखा रहा है इसे कहा जाता है आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, से रिप्रेजेंट किया जाता है आपके H1 से। और इसका ठीक उल्टा होता है नल हाइपोथेसिस। इसे रिसर्चर नहीं बनाते, पर जब भी आप अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाएंगे उसका ठीक उल्टा हो जाएगा आपका नल हाइपोथेसिस, जो आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को कैंसिल करेगा। जैसे कि यहाँ पर आपने एक हाइपोथेसिस बनाया है कि जंगल काटने से आपके जानवर जो है वो कम हो जा रहा है। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बनाएगा कि कोई रिलेशन नहीं है जंगल काटने से और जानवरों के कम होने से, ये दोनों चीज आपके इंडिपेंडेंट है, तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो वो है आपका नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में क्या होता है, नल हाइपोथेसिस दिखाता है हम लोग को कि जो दो वेरिएबल है उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। जैसे कि मैंने बताया जंगल काटने से और जानवरों के कम होने के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो ये हो गया आपका नल हाइपोथेसिस। तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आपके H0 से। तो ये हो गया आपका नल हाइपोथेसिस। और जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं या फिर रिसर्च करते हैं वो इसलिए करते हैं टू प्रूव नल हाइपोथेसिस रॉन्ग, ताकि हम नल हाइपोथेसिस जो है उसको गलत प्रूफ कर पाए। तो उससे सही प्रूफ क्या होगा, हम लोग ने जो हाइपोथेसिस बनाया था जो कि आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पर मैं फिर से एक बार आपको समझा देता हूं। तो हाइपोथेसिस की अगर बात की जाए, हाइपोथेसिस का मतलब होता है आप जब रिसर्च से पहले कोई एक स्टेटमेंट बनाते हो और उसके बेसिस के ऊपर आप रिसर्च करते हो तो उससे बताया जाता है हाइपोथेसिस। पहले बात करते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस में। अब जो आपने जो स्टेटमेंट बनाया उसे कहा जाता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये रिसर्चर जो है वो खुद बनाता है। इस हाइपोथेसिस में आप दो चीजों के बीच में रिलेशन ढूंढते हो। जैसे कि यहाँ पर अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो आपने एक हाइपोथेसिस बनाया कि जंगल काट देने से जो जंगली जानवर है वो कम हो जा रहा है। तो आपने दो वेरिएबल जो है जंगल और जंगली जानवर, इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाया कि जंगल कम होने से आपके जंगली जानवर जो है वो भी कम हो जा रहा है। तो दो वेरिएबल के बीच में आप रिलेशन बनाते हो। और अगर रिसर्च में देखा जाए इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो फिर H1 से। अब जब भी आप अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाते हो ऑटोमेटिकली फॉर्म होता है नल हाइपोथेसिस, जो कि आपका कैंसिल करता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। ये कहता है कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो गलत है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में दिखाया जाता है कि रिसर्चर ने जो दो वेरिएबल्स लिया उनके बीच में रिलेशन ही नहीं है। जैसे कि मान लीजिए नल हाइपोथेसिस बताएगा कि जंगल काटने के बीच और जानवरों के जंगल से भागने के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो वो है आपका नल हाइपोथेसिस। और इसको रिसर्च में आपका रिप्रेजेंट किया जाता है विथ H0। और हम लोग जो रिसर्च करते हैं
वो इसीलिए रिसर्च करते हैं ताकि हम लोग प्रूफ कर पाए कि जो नल हाइपोथेसिस है वो गलत है। और नल हाइपोथेसिस जब गलत हो जाएगा तब ऑटोमेटिकली क्या सही हो जाएगा, हमने जो हाइपोथेसिस दिया था जो कि आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो चलिए इसको फिर से एक बार पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं। तो पहले अगर देखा जाए ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम रिसर्च को कैसे डिवाइड किया जाता है, एक है फंडामेंटल जो हमारे थ्योरी के बारे में हम लोग को आइडिया देता है, दूसरा है आपका अप्लाइड रिसर्च यानी कि जो थ्योरी फॉर्म करते हैं हम लोग वहां से जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस के लिए हम लोग का बेटर रियल लाइफ एक्सपीरियंस के लिए जो काम किया जाता है उसे कहा जाता है आपका अप्लाइड रिसर्च। फिर आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक। ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक आपके दो हिस्से में डिवाइड किया जाता है, डिडक्टिव और इंडक्टिव। डिडक्टिव में हम कोई जनरल थ्योरी से पर्टिकुलर थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं, तो इंडक्टिव में हम लोग पर्टिकुलर थ्योरी से जनरल थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं। फिर आएंगे हम लोग इंक्वायरी मोड पे। इंक्वायरी मोड भी दो प्रकार के होते हैं, एक है आपका स्ट्रक्चर, दूसरा है आपका अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड में आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो पहले से प्रिपेयर किए जाते हैं, प्री प्रिपेयर्ड, पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं। आपका रिस्पॉन्स कैसा है, इंटरव्यूअर का रिस्पॉन्स कैसा है, उसके हिसाब से चेंज नहीं किया जाता है। और अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता है, आपका अकॉर्डिंग टू द रिव्यूज, कि वो कैसा रिव्यू दे रहा है या फिर वो कैसे आंसर दे रहे हैं उसके हिसाब से आपका बनाया जाता है अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च को। फिर आएंगे हम लोग आइडिया कॉन्सेप्ट पे। आइडिया और कॉन्सेप्ट, ऑन द बेसिस ऑफ आइडिया और कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो दो होता है, एक है कॉन्सेप्चुअल और दूसरा है आपका एम्पिरिकल। कॉन्सेप्चुअल वो है जो आपके थ्योरी पे है, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज से या प्रैक्टिकल करने से इसका कोई मतलब नहीं है। और एम्पिरिकल है मतलब प्रैक्टिकल करना पड़ेगा और रियल लाइफ एक्सपीरियंस से हम ये रिसर्च को सीखते हैं। फिर आते हैं प्रोसेस पे। प्रोसेस की अगर बात की जाए तो दो तरीके का होता है, पहला है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च मतलब जिसे हम लोग न्यूमेरिकल या फिर काउंट कर सकते हैं उसके हिसाब से किया जाता है। और क्वालिटेटिव रिसर्च में हम लोग का एक्सटेंसिव थ्योरी दिया जाता है जो हम लोग के रिव्यू जो है उसे रिप्रेजेंट करता है, तो वो हो गया हम लोग का क्वालिटेटिव रिसर्च। फिर आएंगे टाइप्स पे। टाइप्स पे अगर देखा जाए इनडेप्थ, पहला है आपका इनडेप्थ इंटरव्यू जहां पर जो इंसान है उनके बारे में अच्छे से सवाल पूछा जाता है, वो क्या करते क्या नहीं करते। फोकस ग्रुप का मतलब है 5 से 6 लोग जो किसी फील्ड में एक्सपर्ट है उनसे पूछा जाता है। फिर आता है आपका नैरेटिव रिसर्च जहां पर जो फाइनल रिजल्ट है उसे पहले से डिक्टेट किया जाता है और उसी के हिसाब से काम किया जाता है। फिर फेनोलॉजी। फेनोलॉजी मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप से सवाल पूछे जाते हैं उनके बारे में या उनके एक्सपीरियंस के बारे में। एथनोग्राफी ये होता है कि आप जब रिसर्च करते हैं किसी इंसान के बारे में तो आप सब्जेक्ट के बीच में रह के उसके बारे में रिसर्च करते हैं। केस स्टडी होता है जो पास में इवेंट हो गया है उसके बारे में जब आप डिटेल में डिस्कशन करते हैं और लॉजिकल कंक्लूजन पे आते हैं तब उसे कहा जाता है केस स्टडी। कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस मतलब होता है किसी इंसान के थ्योरी या फिर किसी इंसान ने रिटन डॉक्यूमेंट के बारे में देख के आप जब सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज लगाते हो उसे कहा जाता है आपका कंटेंट एनालिसिस। फिर आखिरी में आता है ग्राउंड थ्योरी। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को जब आप खुद से काउंटर करते हो तो उसे कहा जाता है आपका ग्राउंडेड थ्योरी। फिर हम लोग देखेंगे एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च बेसिकली किया जाता है किसी प्रॉब्लम का इमीडिएट सॉल्यूशन निकालने के लिए, उसे ही कहा जाता है आपका एक्शन रिसर्च। फिर हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल के बारे में पढ़ेंगे। स्केल अगर देखा जाए तो पहला है आपका नॉमिनल स्केल जो कि नेम के ऊपर पे, जैसे कि आपका जेंडर हो गया, एज हो गया, तो नेम के हिसाब से जब डिवाइड किया जाता है वो हो गया आपका नॉमिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल होता है जब आपका रैंकिंग दिया जाता है कि 1 2 से अच्छा है और 2 3 से अच्छा है, तो ये आपका जो रैंकिंग दिया जाता है उसे कहा जाता है ऑर्डिनल स्केल। फिर आते हैं इंटरवल स्केल पे। इंटरवल स्केल क्या होता है, बीच में जो डिफरेंस होता है
दो अमाउंट के बीच में वो आपका सेम रहता है। और रेशियो स्केल क्या होता है? रेशियो स्केल में आपके सब कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं और इसमें आपका एक होता है एब्सोल्यूट जीरो। फिर आएंगे हम लोग एटीट्यूडनल स्केल पे। एटीट्यूडनल स्केल पहला है आपका लाइकर्ट स्केल। लाइकर्ट स्केल जैसा आपने देखा है कोटा फैक्ट्री में, जहाँ पर टीचर्स को कैसे पढ़ा रहे उनका रैंकिंग दिया जाता है, जैसे कि आपका नॉलेज, कम्युनिकेशन, टाइमिंग क्लास पे आते कि नहीं, सिलेबस को कंप्लीट करवाते कि नहीं, उसके हिसाब से उनको रैंकिंग दिया जाता है। फिर आता है थर्स्टोन स्केल, जहाँ पर क्राइटेरियाज को पर्टिकुलर वेटेज दिया जाता है। फिर आता है गटमन स्केल, जो कि आपके एक्सट्रीम वेरिएबल्स को देखा जाता है कि अगर वो अच्छा पढ़ाते हैं तो यस और बुरा पढ़ाते हैं तो नो, तो इसके बीच में कोई मेजरमेंट नहीं रहता। फिर आते हैं हम लोग हाइपोथेसिस पे। तो हाइपोथेसिस अगर बात किया जाए तो एक स्टेटमेंट होता है जो आपका रिसर्चर को लगता है कि सही है, तो इस स्टेटमेंट को कहा जाता है हाइपोथेसिस। दो तरीके के होते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वो होता है जो रिसर्चर रिसर्च करने से पहले एक थ्योरी बनाता है और दो वेरिएबल्स को जॉइन करता है, और इसको गलत बोलता है आपका नल हाइपोथेसिस। तो आज का क्वेश्चन देख लेंगे। विच स्केल हैज एन एब्सोल्यूट जीरो? ऑप्शन ए है आपका नॉमिनल, ऑप्शन बी है आपका ऑर्डिनल, ऑप्शन सी आपके इंटरवल, ऑप्शन डी है आपका रेशियो। तो कौन से स्केल में एब्सोल्यूट जीरो है? ऑप्शन ए है आपका नॉमिनल, ऑप्शन बी है आपका ऑर्डिनल, ऑप्शन सी आपका इंटरवल, या फिर ऑप्शन डी है आपका रेशियो। तो आज का वीडियो यहीं तक था। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।